अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ साहिल अब्बास और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल स्टडी विद साहिल अब्बास पर। और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ पर भी वेलकम करता हूँ आपको। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस यानी MGG 211 का वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुक है। और स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड लेक्चर का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज एंड इन्वायरमेंट्स। ऑल बिजनेसेस रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज, लोकेशन और मिशन ऑपरेट विद अ लार्जर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जितने भी बिजनेस हैं कोई फर्क नहीं पड़ता उनका साइज क्या है, डजेंट मैटर उनकी लोकेशन क्या है, और कोई सरोकार नहीं है कि उनका मिशन क्या है। वो एक लार्जर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के जरिए ऑपरेट किए जाते हैं। तो अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या चीज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एवरीथिंग आउटसाइड एन एक्सटर्नल एन ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री दैट माइट अफेक्ट इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कोई भी चीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन हदूद ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज के बाहर पाई जाती है, नॉट इनसाइड, आउटसाइड एवरी आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज, जो उसको इफेक्ट करती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज क्या है? वो चीज़ है डेट विच सेपरेट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। टुडे बाउंड्रीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड टू पिन डाउन। मतलब वो चीज़ जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन भी मतलब उसको चेंज कर एक सेपरेट करती है, मतलब फ़र्क बताती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। वो ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज कहलाता है। सॉरी मेरा ज़रा गला ख़राब हो गया। उसके बाद मल्टीपल इन्वायरमेंट्स, जो मल्टीपल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स, उनमें इंक्लूड हो जाता है इकोनॉमिक कंडीशंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल लीगल कंसिडरेशन, सोशल इश्यूज, द ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू ऑफ एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और द बिजनेस इन्वायरमेंट इटसेल्फ, बिजनेस का अपना इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है, एंड नुमेरियस अदर इमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज सॉरी अपॉर्चुनिटीज की हो गया था यहाँ पर। अच्छा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, मतलब आ रहा है वो उसकी कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहलाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीगेट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके अंदर आ जाएगा बिजनेस साइकिल, पैटर्न ऑफ शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन इकोनॉमी। आगे इसके बाद है एग्रीगेट आउटपुट, total quantity of goods and services produced by an economic system during a given period is called aggregate output. इसके बाद standard of living पे आए तो total quantity and quality of goods and services that a country citizen can purchase with the currency used in the economic system. उसके बाद आ रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP के पास। तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ गिवन पीरियड बाय नेशनल इकोनॉमी थ्रू डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर फॉर कंट्री के अंदर जो काम किया जाए डोमेस्टिक तौर पर, वो कहते हैं GDP। मतलब बिजनेस, वो बिजनेसेस जो हम अपने कंट्री में जो जिससे हम पैसे कमा रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, गिवन पीरियड के अंदर बाय नेशनल थ्रो कहला करते हैं, वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स services produced by a national economy within a given period regardless of where the factor of production are located। मतलब ये नेशनल होना चाहिए, ये डजेंट मैटर कि ये फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं हम, मतलब करना हमें नेशनल से है। समझ गए होंगे आप? मतलब जो सिर्फ कंट्री में नहीं किया जाता, कंट्री के बाहर भी किया जाए, वो कहलाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर रियल ग्रोथ रेट आ जाता है, द ग्रोथ रेट ऑफ GDP एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी। GDP per capita, GDP per person and reflect the standard of living. Real GDP calculated to account for changes in currency values and price changes versus nominal GDP वगैरह, ये आप पढ़ लीजिएगा। मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है रियल GDP किस तरह पता चलती है। Purchasing power parity, principle that exchange rates and set to so that the prices of similar products in different countries are about the same। प्रोडक्टिविटी आ जाती है, मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट कंपेयर हाउ मच अ सिस्टम प्रोड्यूस विद द रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोड्यूस इट। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम इंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डिफ्लिक्ट और नेशनल डेबिट। तो इसके अंदर उस साथ में तारीफें भी लिखी हुई हैं, मैंने यहाँ पर 2 मिनट रुक गया हूँ, आप इसको ज़रा पॉज करके पढ़ लें। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है कि स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी किस तरह हो जाएगी। कंडीशन इन एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल and the quality of goods and services produced are growing at about the same rate। फैक्टर्स which threaten stability include, जो अब इसमें बताया जा रहा है जो स्टेबिलिटी को थ्रेट करते हैं, उनमें इन्फ्लेशन आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, रिसेशन आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। उसके अलावा मैनेजिंग द इकोनॉमी,
तो इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फिस्कल पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमी पॉलिसीज दैट डिटरमाइन हाउ द गवर्नमेंट कलेक्ट्स एंड स्पेंड्स इट्स रेवेन्यूज, ये फिस्कल पॉलिसी है। उसकी मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट इकोनॉमी पॉलिसीज दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ नेशंस मॉनेटरी सप्लाई। और स्टेबलाइजेशन पॉलिसी आ जाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी एम्बेसिंग बोथ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज हुज गोल इज टू स्मूथ आवर फ्लक्चुएशन इन आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबलाइज प्राइसेस। उसके बाद थ्री मेजर फोर्सेस, उनके बारे में बताया जा रहा है। द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन विल कंटिन्यू टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी अक्रॉस ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, most notably in such information dependent industries as finance, media and wholesale and retail trade। इसके बारे में ये फर्स्ट फोर्स थी उसकी। उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू इन एरियाज सच एज बायोटेक्नोलॉजी विल क्रिएट इंटायरली न्यू इंडस्ट्रीज। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एरियाज में। Increasing global number third है, increasing globalization will create much larger markets while also fostering tougher competition among global business वगैरह वगैरह। As a result, companies will need to focus even more on innovation and cost cutting। तो फिर भी अब इसको मैं यूँ कर देता हूँ, ज़रा पॉज करके इसको ज़रा और पढ़ लीजिएगा। तो projected trends and patterns, there are a number of projections for the new future. Sudden changes in environment factors such as war can alter these projections। projecting trends and patterns के बारे में बात की गई है। उसके बाद demographic environment आ जाता है, तो काफ़ी बड़ा भी है ये भी। तो demographic environment is the study of characteristics of population बन गया था। Population such as size of population, population growth rate, and population distribution on the basis of gender, age, income level, level of education, geographic location, family structure, etc. These factors influence the size of demand, buying pattern, liking and attitude of customers. Demographic factors are important to managers as the changes in these demographic factors affect the businessman's planning। मतलब जो भी चेंजेस होते हैं ना डेमोग्राफिक फैक्टर्स के, वो बिजनेसमैन की प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। टोटल पॉपुलेशन डिटरमिनाइज द साइज ऑफ मार्केट, ह्यूज पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ रेट ब्रिंग्स अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, more consumption and more opportunities for businesses। cheap and abundant labor supply will also be available। It affects the business positively public in high then, मतलब काफी ज्यादा लंबा है, मैं थक गया बोल बोल के, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। पब्लिक इन हाई देन द स्टडी सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेवल सॉरी गला खराब हो गया। लेबर विल इंक्रीज एंड सप्लाई ऑफ अनस्किल्ड लेबर विल डिक्रीज। मतलब जो स्किल होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और जो नहीं होंगे उनको अनएम्प्लॉय कर दिया जाएगा, यानी उनको फायर कर दिया जाएगा। लेबर्स की बात हो रही है। एक्सपीरियंस लेबर आ जाते हैं, स्किल्ड लेबर आ जाते हैं। इन केस Sony low है। In case of low education level, supply of skilled labor will decrease। Education level also affect the buying pattern of customers। If they are highly educated, then the business enterprise must be careful about the quality of its products and services। In the same way, ये पहले उन्होंने बात की है कि पहले एजुकेशन लेवल है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर एजुकेशन लेवल थोड़ा है तो उसके जो सप्लाई लेवल ऑफ लेबर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा है तब हमें ये ख्याल रखना है कि हमारे जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एंटरप्राइज मस्ट बी केयरफुल अबाउट द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इन द सेम वे जेंडर एंड एज कंपोजिशन भी अंदर आ जाती है, जिसमें जेंडर और एज का भी आ जाता है, जिसमें सीनियर सिटीजन भी आ जाती हैं, जेंडर में आ जाते हैं फीमेल, मेल और फीमेल वगैरह, ये सब कुछ आ जाता है। जियोग्राफिकल लोकेशन एटसेट्रा आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बॉन्डेड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। इसका पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, ये वो आ रही हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स जो होती है ना, उनके बारे में बताया जा रहा है। पहले हमने डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा है, और पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स include legal and governmental system organization operate। Political and legal environments strongly affect the business decisions aspects which are considered in political and legal environments, or the preferences and priorities of the government। Political stability in the country, laws, rules and regulations, taxation policy and attitude of the government towards the business। Government decides that what sort of economic activities the country should have, in which areas the private sectors। सॉरी मैं ज़रा ना रुक रुक के पढ़ जाऊँ, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में ये मेरी बुक थी, लेकिन मैंने ये लेक्चर पूरा नहीं पढ़ा था पर्सनली।
तो इसको दोबारा एक बार पढ़ना है मैंने, तो रिवाइज भी किया, लेकिन कुछ मुझे ना वो पहले पढ़ना पड़ता है कि मैं क्या मतलब स्टेटमेंट क्या है, उसको स्टेटमेंट को समझाने में ज़रा टाइम लग जाता है, तो इसलिए ज़रा मैं रुक जाता हूँ। तो ऑल्सो डिफाइंस द एरिया वेयर फॉरेन, आपको बता दें तो मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। खैर है, उसको हम पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि ना वो कैसे उसके ऊपर ना इफेक्ट करता है एक बिजनेस के ऊपर, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो आप इसको मैं पॉज कर रहा हूँ 2 मिनट, आप यहाँ से पढ़ लें। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो technology has a variety of meanings, but as applied to the environment of business, it generally includes all the ways by which firm creates value of their constituent constituents, products and services. Technology, the technology employed for creating products, both physical goods and services for customer. Although many people associate technical technology with manufacturing, it also a significant force in the service sector. टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किस तरह दी जाती है। प्रोडक्ट बनाया जाता है टेक्नोलॉजी में, डिफरेंट मशीन्स होती हैं, टेक आ गई हैं, टेक मशीन्स आ गई हैं, इससे आप प्रोडक्ट बनाते हैं। और सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे फ्रीलांसर्स हो गए, और जैसे मैं भी एक सर्विस दे रहा हूँ, टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप मेरे सामने पड़ा हुआ है और मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। हालांकि मतलब लेक्चर ही समझ लें, लेक्चर ही दे रहा हूँ। और बस यही है तरीका टेक्नोलॉजी का। और बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजीज are used not so much to create products as to improve a firm performance of internal operations such as accounting, managing information flows, creating activities reports, and so forth. They also create better relationship with external constituents such as suppliers and customers. उसके बाद आ जाएं तो एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग अ फर्म प्रोसेस अक्रॉस प्रोडक्ट्स लाइंस डिपार्टमेंट्स। सॉरी, मेरा गला बड़ा ख़राब हो गया, फिर बता रहा हूँ, तो अंदर ना अल्फाज फंस जाते हैं मेरे कभी कभी, वो बोला नहीं जाता ना, गला सूख जाता, डी पा जैसे हो गया। डिपार्टमेंट्स एंड जियोग्राफिक लोकेशंस। तो आपको ये भी बता दूं कि मेरा माइक ख़राब हो गया, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ ज़रा चेंज और फजूल सी आ रही होगी, मैं साझा गप्पे मारने लग जाता हूँ, ये अजीब आ रहा है वैसे। तो लेक्चर स्टार्ट ही रखते, लेक्चर बस ख़त्म होने वाला है, यहीं पर ख़त्म हो जाना है। हाँ जी, ये अब आखिरी, हमारा आखिरी है, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट जो है। Social and cultural factors affect the working of business enterprise. Significant social culture factors include the social values, attitude, customer religion, belief, habits, and preferences, etc. Social culture trends have considerable effects on the demand for products. Example: dominant religion of society has influence over the buying behavior of the society. इसमें ये बात करेंगे जो सोशल और कल्चर इन्वायरमेंट किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज एक बिजनेस को कैसे इफेक्ट करता है। तो वो इस तरह इफेक्ट करता है कि सोशल कल्चर, जैसे डिफरेंट ईद पे हमें डिफरेंट कपड़े, ईद स्पेशल कपड़े चाहिए होते हैं, मतलब, और मतलब आप समझ रहे हैं, वो हमारा बिजनेस, जो कपड़ों का बिजनेस होगा, उन्होंने ईद के मामले में जो ईद पे जिस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, फैंसी कपड़े, वो बनाने हैं। इसी तरह रिलीजन्स आ जाते हैं, वो इफेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। रिलीजन ईद वाला भी हो गया है, उसके बाद सोशल वैल्यूज़ आ जाती हैं, एटीट्यूड आ जाता है, कस्टम्स आ जाती हैं, वगैरह वगैरह, हैबिट्स आ जाती हैं भाई, ये आ जाता है सोशल कल्चर इन्वायरमेंट में। उसके बाद नेचुरल इन्वायरमेंट, जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट, अर्थक्वेक, फ्लड्स, स्टॉर्म्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड इन, सॉरी, ये मैं ऊपर जो बताया ही मैंने सेलिंग और बाइंग का बताया था, लेकिन अगर रिलीजियस के तौर पे सारा दूसरा देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। तो चेंजेस हम किस तरह आ जाते हैं, ये भी हम सोच लेते हैं कि अगर रिलीजियस तौर पे चेंजेस आते हों, फॉर एग्जांपल ये हैम बर्गर वगैरह बिकता था, इस्लाम में हैम बर्गर मना है, तो रिलीजियस तौर पे वो बर्गर आना बंद हो जाएगा, इनका बिजनेस, जो लोग हैम बर्गर बेच रहे हैं मुस्लिम कंट्री में, वो बर्गर बनना बंद हो जाएगा, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। ये इफेक्ट कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग के अंदर भी डिफरेंट आ जाता है। बिहेवियर ऑफ द डेट सोसाइटी, बात हो रही है एंड पे बिहेवियर ऑफ डेट सोसाइटी के बारे में। उसके बाद नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट, अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड इन नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ बात की जा रही है नेचुरल इन्वायरमेंट में, जलजिले आ जाते हैं, अपना माहौल में, आबो हवा में तब्दीली, या माहौल में तब्दीली आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, स्टॉर्म्स आ जाते हैं, और नेचुरल फैक्टर्स आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनी बिजनेस until however while considering natural factors managers will develop their production planning, marketing planning, etc. For example, weather condition influence the buying pattern, demand of our heaters.
sweaters and woolen cloth will be more in winter, while in summer there will be more demand for air conditioners, fans and cold drinks etc. एंड आखिरकार लास्ट में मेरा गला बंद हो गया बिल्कुल ही। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ना जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे अब सर्दियों में हमें हीटर्स की ज़रूरत होती है, स्वेटर्स की ज़रूरत होती है और ऊनी कपड़ों की ज़रूरत होती है। वहीं हमें गर्मियों में पंखा, बर्फ़, ये तो बर्फ़, हाँ बर्फ़ की भी ज़रूरत होती है, एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत होती है, एयर कूलर की ज़रूरत होती है, कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत होती है, आइसक्रीम की ज़रूरत होती है, वॉल्स की भी चल जाएगी, ओमोर की भी चल जाएगी, कोई भी चल जाएगी। खैर यहीं पर हमारा लेक्चर, जिस तरह का आपको लेक्चर मैंने दे दिया, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आज मैंने किस तरह दे ही दिया, और रमज़ान शुरू है तो आप बताएं कौन कौन रोज़े रख रहा है और माशाल्लाह कितने रोज़े रख रही हैं ये भी बताएं। और इस टाइम रात के तकरीबन बजने में टाइम बता देता हूँ आपको, आज तारीख भी बता देता हूँ, टाइम भी बता देता हूँ। तारीख होगी है जी 18 तारीख है और 2:15 यानी 2:15 हो गए हैं, सहरी का वक्त होने वाला है। तो रोज़ेदारों रोज़े रखो और मैं भी यहाँ पर वीडियो को भी बंद करता हूँ। अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है आपको तो काइंडली मेरे ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाम है उसका साहिल अब्बास गिलानी। और इसके अलावा मेरा जो यूट्यूब चैनल की बात होगी, फेसबुक पेज भी सेम नाम से है, सॉरी साहिल अब्बास गिलानी स्टडी विद साहिल अब्बास, स्टडी विद साहिल अब्बास उसका नाम है, साहिल अब्बास गिलानी तो मेरा नाम है, पागल हो चुका हूँ। तो इन शॉर्ट, और मेरा जो पेज है ना उसका ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, उसका नाम भी सेम है, स्टडी विद साहिल अब्बास। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मैं डिफरेंट जो लेक्चर्स वगैरह है ना वो मैं अपलोड करता रहूँगा। अभी 16 मिनट ये और 16.5 मिनट की होगी ये वीडियो, तो इसको यहीं पर हम रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर माइक के अंदर ज़रा सा प्रॉब्लम आया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मेरा जो माइक है वो ख़राब हो गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इससे मेरा भी भला हो जाएगा और आप लोगों का भी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो समझ आ जाएगी आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करता हूँ, लेक्चर नंबर 3 इसका, उसका नाम भी हम पढ़ लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 है इसका, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। ये बड़ा मज़े का लेक्चर होना है, ये फिर भी ज़रा आसान है। तो फिर ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।